नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक प्रमुख विषय जो रिलेटेड है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जीएस पेपर 4 मेंस इथिक्स नीति शास्त्र, जो कि एक बेहतर और बहुत ही व्यापक विषय है और यूपीएससी के संदर्भ में आपके जीएस पेपर 4 में यहाँ से निरंतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस विषय के संदर्भ में। विषय है, जो सब्जेक्ट है, थोड़ा मैं पेन को मोटा कर लूं। जो विषय है वह है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र विषय क्या है? नीति शास्त्र है। अब आप देखेंगे कि इस नीति शास्त्र विषय में, इस नीति शास्त्र विषय में जो आपका एक सिलेबस है, कि बस सिलेबस में इतना बताया गया है, जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आप देखेंगे बताया गया है कि नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा व अभिरुचि। नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा व अभिरुचि। ये बात बताया गया है। ठीक है, आपका जो विषय है वो नीति शास्त्र है, इथिक्स है, जो आपके यूपीएससी मेंस यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में जो जीएस पेपर 4 है, मैं बात कर रहा हूं मेंस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 के बारे में। ठीक है, आपका सिलेबस बस यही है, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा व अभिरुचि। ठीक है, अब इसके हम आज पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, जो मेरा सोर्स है पढ़ाने का इस विषय को लेकर, वो आप देखेंगे कि आप जानते होंगे लैक्सिकॉन एक क्रॉनिकल का बुक है। इसके साथ साथ मेरा खुद का अनुभव है एथिक्स पढ़ाने का, और इस प्रकार आइए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है वह है कि नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध और मानवीय सहसंबंध। ठीक है, ये पहला टॉपिक है हम लोग का।
नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप समझेंगे। ये पहला टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि नीति शास्त्र क्या है। पहली बात, नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, चर्चा करें नीति शास्त्र क्या है। देखिए छात्रों, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत बेसिक बात, बहुत ही बेसिक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि अंग्रेजी का एक शब्द है इथिका। अंग्रेजी का एक शब्द है इथिका। ठीक है, इस इथिका शब्द से ही नीति शास्त्र की उत्पत्ति हुआ है। और इस इथिका शब्द का जो अर्थ है हिंदी में, यानी कि जो नीति शास्त्र की उत्पत्ति हुई है वो इथिका शब्द से हुआ है। और इसका जो अर्थ है वह यह है, रीति, रिवाज और प्रचलन के व्यवस्थित समूह के अध्ययन को ही नीति शास्त्र कहते हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि नीति शास्त्र क्या है, तो हमने कहा नीति शास्त्र एक अंग्रेजी शब्द है इथिका। इस शब्द का अर्थ होता है रीति रिवाज, प्रचलन, आदत, इसमें आदत भी है, के व्यवस्थित समूह के अध्ययन को ही हम लोग नीति शास्त्र कहते हैं। तो शायद आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि नीति शास्त्र क्या है। इस बात का आपको जवाब मिल गया होगा कि नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या? देखिए दूसरी बात यहां पर यह है कि आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि रीति, मैंने कहा रिवाज, मैंने कहा आदत, मैंने कहा प्रचलन। ठीक, अब मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, अपना देश भारत। आप जानते हैं कि हमारे देश भारत की एक संस्कृति है ना, एवं सभ्यता है ना। अब इस संस्कृति और सभ्यता के कुछ रीति हैं, कुछ रिवाज हैं और कुछ प्रचलन भी हैं। बात को समझिए। मैंने कहा कि अपना देश भारत की एक संस्कृति है, एक महान संस्कृति है। इस संस्कृति का एक सभ्यता है, एक सांस्कृतिक विचारधारा है, इसका एक रीति है, एक रिवाज है, एक प्रचलन है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य, मैं मानव की बात कर रहा हूं, मनुष्य, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, जो मनुष्य है यह इस धरती पर
इनका एक जुड़ाव है। इनका जुड़ाव अपने संस्कृति से है, अपने सभ्यता से है। अब जब इनका जुड़ाव अपनी संस्कृति और सभ्यता से है, तो ये अपनी संस्कृति और सभ्यता में अपनी रीति रिवाज, आदत को बराबर निरंतर अभ्यास करते करते, ये जो इनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा है, इसका निरंतर अभ्यास करते करते यही इनका एक आदत बन जाता है। समझ रहे हैं ना? अब जब एक निरंतर आदत बन जाता है, तो इनके अंदर एक विचार का निर्माण होता है। एक विचार का निर्माण होता है और वह विचार बताता है क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। बात को समझिए। यह विचार बताता है क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। अब मैं फिर इस संसार से जोड़ रहा हूं इस विचार को। अब देखेंगे कि यह संसार, इस पृथ्वी, संसार, विचार का निर्माण मनुष्य के आदत, कर्म से बना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने संस्कृति और सभ्यता में रह रहा है, जो उसका एक रीति रिवाज, प्रचलन है, उस रीति रिवाज का उसके अंदर एक आदत का निर्माण हो जाता है और उसी से एक उसके अंदर विचार का निर्माण होता है कि वह नैतिक और अनैतिक। अब मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि संसार में आपने देखा कि इस विचार के द्वारा नैतिक और अनैतिक बातों का उल्लेख हो रहा है। अब जब आप बात करेंगे कि मनुष्य के साथ एक जो नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा पहलू है, वह है धर्म, रिलीजन। बात को समझिए, पूरी व्यापक रूप से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और यूपीएससी के लिए यही जरूरत है। अब देखिए मामला क्या है। अब ये जो धर्म है, यह व्यक्ति के विचार के ही द्वारा उत्पन्न हुआ तथ्य है। यह कोई जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तभी वह नैतिक होगा, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। बात को समझिए। कोई व्यक्ति, देखिए धार्मिक का मतलब क्या, धर्म से जुड़ा हुआ। अगर कोई व्यक्ति मानो अगर वह धर्म से नहीं जुड़ा है, तब भी वह नैतिक हो सकता है। यह एक पक्ष है, नैतिक हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नीति शास्त्र का एक व्यापक अवधारणा क्या है। अब देखिए मामला क्या है। जैसे हमने कहा, मनुष्य का जो कर्म है वह उसके रीति रिवाज और प्रचलन का ही जो व्यवस्थित समूह था, जो व्यवस्थित
विचार है, वह उसे, यह कर्म है, यह क्या है, एक कर्म है, यह मनुष्य का एक कर्म है। अब वह उसे नैतिक और अनैतिक, अनैतिक के निर्णय के लिए बाध्य करता है। अगर यह व्यवस्थित समूह आपके अंदर बेहतर प्रचलन में है, आपका कर्म बेहतर है, आपकी विचारधाराओं का संगठन बेहतर है, तो फिर आपकी विचारधाराएं नैतिक होती ही है। तो यहां नीति शास्त्र में इस पहलू पर ही फोकस करना है कि नैतिक क्या है। तो नैतिक ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म से न जुड़ा हो तो नैतिक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चूंकि नीति शास्त्र का उद्देश्य ही है कि मानवीय विकास का अधिकतम कल्याण करना, अधिकतम कल्याण करना, ठीक है। यह है नैतिकता का और नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य और महत्व। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो एक बात यहां से जो निकल कर आ रहा है पूरी विचारधाराओं से, वह क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि नीति शास्त्र एक स्टेटमेंट है मानवीय नियमों, आदर्शों, ठीक है, मानवीय नियमों, आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण, मानवीय आचरण का व्यवस्थित समूह है, व्यवस्थित समूह। अब देखिए, अब इस नीति शास्त्र हमने बोल दिया कि नीति शास्त्र मानवीय नियमों, आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण का व्यवस्थित समूह है, हमने बोल दिया। इसे हम आचरण शास्त्र भी बोलते हैं या आचार शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो शायद आप एक बात को समझ रहे होंगे कि नीति शास्त्र छोटी पहलू नहीं है, एक व्यापक पहलू है। और आपका सिलेबस जो बता दिया गया है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि, तो आप यहां 3 बड़े बड़े शब्दों वाले नाम देखें। लेकिन मैं अभी चर्चा कर रहा हूं नीति शास्त्र पर। ये हो गया। तो आपने जानने का प्रयास किया कि नीति शास्त्र क्या है। अब देखिए, मैं इसका महत्व के बारे में आपको चर्चा किया, बेसिक। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम आपको चर्चा कर देते हैं, नीति शास्त्र के बारे में। जैसे मान लिया जाए ये रेलवे ट्रैक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप समझ जाएंगे। रेलवे ट्रैक, एक ही रेलवे ट्रैक है, एक ही रेलवे ट्रैक है, एग्जाम्पल के रूप में। कुछ बच्चे यहां खेल रहे हैं इस ट्रैक पे, जो कि ओल्ड है, पुराना है,
यहां पे ट्रेन का आवागमन नहीं होता है, नहीं होता है। यहां पर ट्रेन का आवागमन होता है। ठीक है, यहां पर ट्रेन का आवागमन होता है, यहां पर नहीं होता है। आप देखेंगे कि ट्रेन, ये दोनों ट्रैक ऐसे मिले हुए हैं। जब ट्रेन इधर से जा रही है तो कुछ बच्चे यहां भी खेल रहे हैं और यहां भी खेल रहे हैं। अब ट्रेन का ड्राइवर, देखिए एक नैतिकता का प्रश्न है, ये नीति शास्त्र का प्रश्न है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप नीति शास्त्र को पहले समझने का प्रयास करिए कि नीति शास्त्र के पक्ष होते हैं। क्या होता है? पक्ष होता है। नीति शास्त्र का एक पक्ष होता है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। नीति शास्त्र का एक पक्ष होता है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, और इन्हीं का जो एक सह संबंध है ना, इसे हम नीति शास्त्र के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। अभी आप देखेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जब ट्रेन यहां तक आई तो ट्रेन के ड्राइवर ने सोचा इस पे बच्चे हैं, चलो इस पे कर देते हैं, इस पे भी बच्चे हैं। मान लिया जाए यहां पे एक बच्चा खेल रहा है, यहां पे 4 खेल रहे हैं। 4 यहां खेल रहे हैं लेकिन इस डिब्बे में 40 हैं, जो ट्रेन के डिब्बे हैं। तो ये बड़ी दुर्घटना का कारण बन रहा है। ये ट्रैक एक बच्चा खेल रहा है, ये भी दुर्घटना का कारण बन रहा है, क्योंकि इसका पक्ष यह है कि ये पुराना है, इस पे ट्रेन का आवागमन नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है ट्रेन के साथ, इस पे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डिसीजन का मैटर होता है, जो एक निर्णय लेने का मैटर होता है, ये भी नीति शास्त्र के पक्ष के अंतर्गत एक जो निर्णय की बात आती है। अब निर्णय में आपके 2 समूह होते हैं, एक होता है नैतिक और एक होता है अनैतिक। तो इसी का जो व्यवस्थित समूह है, हमने उसको नीति शास्त्र में रखने का प्रयास किया है। बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं यूपीएससी के पैटर्न पे ही चर्चा कर रहा हूं कि यूपीएससी आपसे वास्तव में क्या चाहता है, कि आप नीति शास्त्र में अपने आप को कैसे, अपने आप को उस श्रेणी में रखें एक प्रशासक के तौर पर। तो यह जो व्यवस्थित समूहों का एक विचारधारा आपने देखा, ठीक, वो है नीति शास्त्र। अगर मैं इसके महत्व पर चर्चा करूं, अगर मैं इसके महत्व पर चर्चा करूं, इंपॉर्टेंस, तो एक लाइन में मैं एक शब्द लिखूंगा, एक लाइन में मैं एक शब्द लिखूंगा जो बहुत ही व्यापक होगा। मैं कहूंगा कि मानव जीवन की आवश्यकता, मानव जीवन की आवश्यकता ही नीति शास्त्र का, मानव जीवन की आवश्यकता ही नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण पहलू है। महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, एक एक बातें को अभी हम ऐसे आराम आराम से सीखेंगे कि हमने बड़ी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि मानव जीवन की आवश्यकता है नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण पहलू है। तो यह भी एक व्यापक है, जीवन, अभी मानव जीवन।
तो आवश्यकताएं भी हैं, अनावश्यकताएं भी हैं। निर्णय भी लेना, उसके पक्ष भी हैं, पक्ष नैतिक भी हैं, पक्ष अनैतिक भी हैं। ठीक है। और प्रासंगिक मुद्दे पर निर्णय लेना है। प्रासंगिक मुद्दे क्या? अब ये बताइए, प्राचीन समय में, मध्यकाल समय में और आधुनिक समय में, वर्तमान समय में लोकतंत्र है, लोगों के पास स्वतंत्रता है, समानता है ना? प्राचीन समय में ऐसा नहीं था कि लोकतंत्र नहीं था, एथेंस वगैरह में था, लेकिन उस समय में क्या विचारधाराएं, चाहे वो समाज की विचारधाराएं हो, चाहे संस्कृति की विचारधाराएं हो, चाहे सभ्यता की विचारधाराएं हो, तो क्या उसमें, क्या यह विचारधाराएं वर्तमान और आधुनिक लोकतंत्र में प्रासंगिक है कि नहीं है? इस नैतिक और अनैतिक पक्षों के द्वारा ही सही डिसीजन पे आप जा सकते हैं। इन सारे मूल्यों और विश्वासों का जो एक अध्ययन है, वो नीति शास्त्र के ही अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। एक बात और, नीति शास्त्र का आप ये नहीं कह सकते कि नीति शास्त्र और कानून, सॉरी, और कानून, ये दोनों आपस में भिन्न है। ये दोनों आपस में भिन्न है, क्योंकि कानून कहता है, कानून एक तंत्र है, एक सिस्टम है। कानून एक सिस्टम है। कानून कहता है यह आपको करना चाहिए, यह आपको नहीं करना चाहिए। यह एक सिस्टम है। कानून एक सिस्टम है कि यह आपको करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। लेकिन नीति शास्त्र एक सिस्टम तो है, लेकिन सिस्टम से भी व्यापक अवधारणा है। ठीक है। यह जो है सिस्टम तो है, लेकिन ये सिस्टम से भी व्यापक अवधारणा है। क्यों? चूंकि इसकी जो विचारधाराएं हैं वह आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं, कानून कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और समान है। आप किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। हनन करेंगे तो अपराध है। ठीक है, कानून की दृष्टि से। लेकिन नीति शास्त्र के दृष्टि से आप यदि किसी की स्वतंत्रता के हनन के बारे में सोच रहे हैं, वो भी अपराध है, वह नैतिक है, सॉरी, वह अनैतिक है। ठीक है। तो शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम अपने अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि नीति शास्त्र का और व्यापक अवधारणा क्या। पूरी सिलेबस को हम पढ़ाएंगे और पूरी सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरीके से। एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा विदाउट पीपीटी, क्योंकि यहां पीपीटी लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपके प्रयोगों, सिद्धांतों, विचारों पर आधारित है। तो साथियों, इस क्लास को, यदि आपको क्लास समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यूपीएससी एस्पिरेंट के पास जरूर पहुंचाइए। जय हिंद।